जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज गए लाइव राजस्थान में कल होने वाले मतदान और अपने बहुजन समाज के सभी साथियों से बहुत सारी अपील को लेके। मेरे प्यारे साथियों, आपसे कुछ देर बाद YouTube के जरिए, Facebook के जरिए आप मेरे इस लाइव को सुनेंगे। और आपसे यही मेरा आग्रह है कि मेरी इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियर, रामास्वामी नायकर, प्यारेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना रामचू वर्मा, संत राम पी प्रजापति, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, महामानव तथागत बुद्ध, सदगुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, गुरु नानक देव, राजस्थान के भी लोक देवता जिनको लोग बड़ा पसंद करते हैं, तेजा जी महाराज, राम सापीर, देव नारायण भगवान, ये यहाँ के लोक देवता हैं जिन्होंने यहाँ अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बराबरी की बात की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब, और जिस शख्सियत का आज जन्म दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर के वैचारिक सहयोगी रहे सर छोटू राम जी को भी नमन करता हूं। जब एक तरफ देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था और किसान, नौजवान, हाशिए पे जो समाज है, जाति के आधार पे जिनको ऊंच नीच की भावना के साथ पीछे रखा गया, जो शोषण के शिकार हुए, उनका नेतृत्व कर रहे थे एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, एक तरफ सर छोटू राम। क्योंकि हम देश में जाति है, जाति के हिसाब से नेता बनाते हैं, जाति के हिसाब नेता मानते हैं, कर्म के आधार पर नहीं मानते। सर छोटू राम, एक तरफ असहयोग आंदोलन चल रहा, दूसरी तरफ गांधी जी ने कहा कि भाई ये जो स्कूल हैं, मिशनरी स्कूल्स में जाना बंद कर दो, पढ़ाना बंद कर दो अपने बच्चों को। सर छोटू राम इस बात को समझते थे, शिक्षा को वो हथियार मानते थे। उनका मानना था कि जब तक मेरा समाज, मेरे लोग, किसान का, मेरे मेहनत कश लोग ये पढ़े लिखेंगे नहीं, तब तक इनको अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं होगा, इनकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई का काम जारी रखो, क्योंकि पढ़ाई ही आपके रास्ते खोलने का काम करेगी। और इसी बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा उसको दहाड़ेगा। शिक्षित बनो। ये जो हमारी वैचारिकी है, इस वैचारिकी को, ये वैचारिकी हमें बल देती है। ये वैचारिकी हमें अपने महापुरुषों के, जिनके मैं नाम ले, वो हमें विचार देते हैं। उनके पास बड़ा अनुभव था, उन्होंने बहुत संघर्ष किया विषम परिस्थितियों में। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए किस तरह से हमें अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं धन्यवाद दूंगा उन सब महापुरुषों का जिनकी वजह से इस देश में लोकतंत्र आया और जिनके प्रयास से या जिनके विचारधारा पर चल के, जिनके विचारों को मानकर आज हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। राजस्थान में परसों चुनाव है, मैं उस पर भी बात करूंगा। कल वोट पड़ेंगे राजस्थान में। लेकिन अभी मैं फर्स्टली बात करूंगा आपसे कि राजस्थान
कि इलेक्शन में मेरा इतनी दिलचस्पी क्यों। आप जानते हैं, मैं जब जेल से आया 2018 में, तो सबसे पहली रैली गुड़गांव में, हरियाणा में, और दूसरी रैली हमारी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुई। उसके बाद मैं कहीं अगर आया तो वो राजस्थान था। राजस्थान को मैंने करीब से देखा। आज भी छुआछूत, भेदभाव, सामंतवाद आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा घटनाएं राजस्थान में होती हैं। घोड़ी पे बैठने पे घोड़ी रोक देना, अपमानित करना, मूछे रखने पे हत्या कर देना। आपने जितेंद्र मेघवाल का मामला देखा। मटकी छूने पे हत्या कर देना। आज भी कई जगह ऐसी है जहां बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं है। अब से ज्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 50 वर्षों पहले कुंभाराम आर्य जी, उन्होंने भी यहां किसानों के लिए गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाया। आपको जितने अधिकार मिले ये किसने खुश होकर नहीं दिए, इसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। जो समाज अपनी तकलीफ को नहीं बताएगा, अपनी तकलीफ पे चर्चा नहीं करेगा, अपनी तकलीफ पे सवाल नहीं खड़ा करेगा, तो दूसरे व्यक्ति को एहसास नहीं होगा कि वो तकलीफ उनके लिए कोई मायने रखती है नहीं रखती। जैसे पूरे राजस्थान में अभी तक भी अमीर लोगों को तो मिल गया है, लेकिन गरीब लोगों को पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी पूरे राजस्थान में नहीं हुई। जब राजतंत्र था तो ये सारी ताकत किसके लिए क्या होना, ये राजाओं के हाथ में थी। राजा ने जो कह दिया वो मानना पड़ता था। राजा ने जो आदेश दे दिए वो अंतिम आदेश होते थे। जब लोकतंत्र आया, ये शक्ति, राजतंत्र में तो राज बदलने के लिए तलवारें, भाले, बंदूकें, तोप, तमाम तरह के साम दाम दंड भेद, षड्यंत्र, हत्याएं, हजारों हजार लोगों की जान जाके तब राज बदलता था। लेकिन लोकतंत्र में आपका जो सबसे बड़ा हथियार है वो आपकी वोट है। आपको अपनी वोट से फैसले लेने हैं कि आपका राजस्थान का अगले 5 साल का भविष्य क्या होगा। जब मैं जेल से आया तो यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद लगभग 100 से ज्यादा बार मैं यहां आया। मेरा इसलिए राजस्थान से ज्यादा प्यार है कि राजस्थान ने मेरे कंधों पर जिम्मेदारी रखी। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद कोई शायद आपसे ये बात ना बताए, मैंने बहुत मेहनत की थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। उससे पहले भी हमारे लोगों ने बहुत मेहनत करने के बाद बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए, तो मेरा भी मनोबल में थोड़ा सा तकलीफ हुई। जब भी मुझे कोई परेशानी होती मैं अपने महापुरुषों को पढ़ने लगता हूं कि जब उनके साथ इस तरह की समस्या आई तो उन्होंने क्या किया। लेकिन फिर एक घटना घटी जब छोटे भाई जितेंद्र मेघवाल के साथ अन्याय हुआ, और जब मैं उनके परिवार के यहाँ पास पहुंचा तो उनके भाई ने मुझे बताया कि जितेंद्र मेघवाल आपकी तरह मूछे रखता था, और जितेंद्र मेघवाल ये कहता था कि मैं भाई को एक दिन घर लेके आऊंगा। उसका भाई तो उसके घर पहुंचा, लेकिन तब जितेंद्र मेघवाल हमारे बीच नहीं था। एक नौजवान होनहार, जब जाति के आधार पर जो भेदभाव, ऊंच नीच, उसकी वजह से उसकी जान चली गई। आप महसूस करो, एक मां के लिए उसका जवान बेटे की हत्या कितनी बड़ी तकलीफ का मामला है। एक बहन के लिए अपने भाई को खो देना, वो भाई जो उन बहनों का सहारा था, उस परिवार को चलाने वाला था, रोजगार करने वाला अकेला बेटा। बड़े भाई उस तरह का रोजगार नहीं करते। इसको पाल पोस के 9 महीने पेट में रख के बड़ा किया मां ने, खुद गिले में सोई, उसको सूखे में सुखाया, जिसके कंधों पे उस मां को, उस पिता को नाज होगा। जब उसकी हत्या कर दी गई
और पूरी ताकत सरकार का संरक्षण अपराधियों के पक्ष में चला गया। तब मैं उनके परिवार के बीच पहुंचा हमारे नेताओं के साथ। बहुत प्रयास के बाद सरकार ने जो वादे किए, उनको वादा कर को भी पूरा सरकार नहीं कर पाई। हमने जो मांगे रखी थी, 50 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को मिले, एक सरकारी नौकरी मिले, कुछ नहीं हुआ। वहीं उसके उलट कन्हैया के साथ जब ये हुआ, इस तरह की उसकी हत्या हुई, तो उसके दोनों बच्चों को नौकरी की व्यवस्था और उनको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मुख्यमंत्री जी ने दिया। फिर इंद्र मेघवाल की मटकी छूने पर हत्या हुई और आपने देखा उसके पिताजी की एक वीडियो वायरल हुई कि वो उसको लेके जा रहे थे हॉस्पिटल और उससे पूछ रहे थे, उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैं घर में था उस दिन, मेरे अच्छी तरह याद है, और मैंने एक बार इंद्र मेघवाल की तरफ देखा और एक बार अपने बेटे की तरफ देखा कि अगर काश मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया होता तो मैं बाप होने के नाते क्या करता। फिर मैं वहां गया भी 4 बार, मुख्यमंत्री जी के आदेश पे मुझे वहां से वापस दिल्ली छोड़ के आए। मैंने हाथ में जोड़े कि यार एक बार उस परिवार से मिल लेने दो। उम्मीद करके बैठा, उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि भाई आपको आना है, मुझे जब तक न्याय नहीं मिला जब तक आप नहीं आओ। फिर मैं बचते बचाते किस तरह चला भी गया, लेकिन सरकार ने जो रवैया अपनाया वो अच्छा नहीं था। और एक सबसे बड़ा जो मेरे कंधों पे भार है वो है ओम प्रकाश रेगर का। एक नौजवान भाई जिसने, नीतू और वो मुंबई जॉब करते थे, उसने एक मकान बनाया, प्लास्टर हुआ, पेंट नहीं हुआ, गेट नहीं लगे थे, और वो बच्चा, मैं उससे कभी मिला नहीं, लेकिन जब उसके पिता का अपमान किया गया, उसके पिता को पीटा गया, वो थाने गया तो पुलिस ने उसको वहां से भगा दिया नेताओं के इशारे पे। वो फिर उनसे बड़े अधिकारियों के पास गया तो पुलिस ने, वहां से अधिकारियों ने आदेश किया तो कंप्लेन लिखी गई, लेकिन उल्टा उसके पिता, उसके चाचा और उसके खिलाफ भी कंप्लेन लिख दी। और उसके पिता को कहा गया उसको भी कि कंप्लेन वापस नहीं ली तो तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दे। वो बहुत सारे दरवाजे खटखटाता रहा कहीं से न्याय मिल जाए। एक बेटे के लिए उसका पिता हीरो होता है यार, मेरे लिए भी मेरे पिता हीरो से बढ़कर थे, सुपरमैन। लेकिन जब उसको न्याय नहीं मिला, उसको लगा यार मैं अपने पिता के सम्मान की रक्षा कर पा रहा हूं, तो उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड नोट में मेरा नाम लिखा। जब मुझे किसी ने बताया सुसाइड नोट में आपका नाम, मुझे भय हो गया कि यार ऐसा क्या हो, मैंने क्या कर दिया जो मेरा नाम सुसाइड नोट। अक्सर आदमी सुसाइड नोट में लिखता है उसका नाम जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया, लेकिन उसने लिखा। मैं नहीं मिला कभी ओम प्रकाश से। अभी उनकी माता जी आई परसों। कुछ लोगों को ड्रामा लगेगा, कुछ को खेल लगेगा, लेकिन मुझे नीतू ने बताया, ओम प्रकाश की छोटी बहन, भैया हम यही हैं। मुझे नहीं पता था माँ भी वहां है, लेकिन जब वो जिस तरह रोई मुझसे लग के, मैं भावुक आदमी हूं, मैं किसी का दुख नहीं देख पाता, मैं भी भावुक हो गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि आंखों की नमी लोगों को कमजोरी लगती है। आखिर हम भी तो इंसान ही हैं। 4 दिन तक ओम प्रकाश की लाश को लेकर मैं बैठा रहा वहां, 4 दिन तक। और फिर मुझे एक अधिकारी ने बताया कि एक बार आप चल के ना ओम प्रकाश, क्योंकि 2 दिन तक सरकार ने डीप फ्रिज की व्यवस्था नहीं कराई थी जिसमें उसकी डेथ बॉडी सेफ रहे। जब मैंने देखी उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था, बिल्कुल सुर्ख काला, इतना बड़ा, पहचान भी नहीं आ रहा है। तो मैंने नीतू से कहा कि बेटिया तुम पढ़ी लिखो मेरे साथ और एक बार देखो, ऐसा ना हो कि हम इसका अंतिम संस्कार भी ना कर पाए। सरकार को आगे बढ़ के उसकी मदद करनी चाहिए थी, नहीं की। जो वादे किए सरकार ने हमारे साथ वो भी पूरे नहीं किए। उस सरपंच को, ताकतवर सरपंच को गिरफ्तार ही नहीं किया, उल्टा उसका नाम निकालने का प्रयास किया। फिर पता लगा जबकि सुसाइड नोट में उसने नाम लिखे थे, कहा कि इसकी जांच कराएंगे, कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि ये जांच कराने की ताकत सरकार की पे है। हम जांच भी कराएंगे, करनी तो पुलिस को ही है ना।
उस सुसाइड नोट को पढ़ के मेरे अंदर एक आग पैदा हुई। उसमें लिखा था कि चंद्रशेखर भाई आए, मुझे न्याय दिलाएं और अपने हाथ से मेरा अंतिम संस्कार करें। उस दिन मेरी 2 बड़ी रैलियां छूटी। एक साथी ने कार्यक्रम किया था वहां पर जौनपुर में अपनी बहन की शादी का। उसने मुझसे कहा था भैया आना है। मेरे हिसाब से तारीख तय की सब कुछ, लेकिन एक तरफ उसके परिवार के पास जाना था, दूसरी तरफ इस परिवार की लड़ाई लड़नी थी। तो मैं डट के बैठ गया। मैंने उससे हाथ जोड़े कि नहीं आ पाऊंगा। कुछ चीजें आपके ऊपर जिंदगी भर असर छोड़ जाती हैं, कुछ घटनाएं। जिस दिन मैंने ओम प्रकाश रैगर का अंतिम संस्कार किया अपने हाथ से, क्या तो आदमी अपने पिता का करता या उसी का करता जो ब्लड रिलेशन में होता, लेकिन एक रिश्ता वो बना गया मुझसे। यहाँ बहुत नेता थे और देश में बड़े बड़े नेता, किसी का नाम नहीं लिखा उसने। यहाँ के किसी विधायक मंत्री का नाम, उसको भरोसा नहीं था। उसको भरोसा था चंद्रशेखर आजाद पे, भीम आर्मी पे। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि अपने भाइयों को न्याय दिलाना है, लेकिन न्याय दिलाने के लिए शक्ति की जरूरत है। और शक्ति लोकतंत्र में उनके पास है जिनकी राजनीतिक हैसियत है। वो दिन है। और फिर लगातार मैं अपने साथियों के साथ, हमारे नेता जो यहाँ है, अनिल जी और तमाम लोग, उनके साथ, जितेंद्र जी, मीना जी, सतपाल चौधरी, सबके साथ, और हमारे नीचे के जो नेता है सबके साथ मैं लगातार वो कोशिश करता रहा कि राजस्थान में सामंतवाद की ये जड़ें कटें और समानता का राज, लोकतंत्र का, संविधान का राज स्थापित हो। मैं राजस्थान में पैदा नहीं हुआ, यहां से कई 100 किलोमीटर दूर पैदा हुआ। लेकिन जो विश्वास और प्यार यहाँ के भाइयों ने दिया किया, मैंने उनको कुछ दिया नहीं है, बस लड़ाई लड़ी। हमेशा उनके मान सम्मान की बात आई तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। और एक 2022 का भी मेरे ऊपर भार है, जब ये कह दिया गया कि यहाँ ताकतवर लोग, जिनके पास पैसा है, पावर है, वो ही आगे बढ़ सकते हैं। उसका भी मेरे ऊपर एक भार है कि मुझे साबित करना है कि एक गरीब का बेटा भी, एक नौजवान भी कुछ करके दिखा सकता है अपने साथियों के सहयोग से। अब सब कुछ ठीक है। यहां हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की। जब हनुमान बेनीवाल जी से गठबंधन की बात चली तो जो भी उनके खिलाफ चीज थी मैंने सब पे बात की है, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और सब चीजों के विषय में बताया कि किसने कब क्या क्या किया और उन्होंने क्या क्या किया। मुझे लगा कि इस व्यक्ति में शक्ति है, क्षमता है कुछ करने की, और मेरे अंदर भी क्षमता है कुछ करने, कुछ करके दिखाने की। और हम अलग अलग लड़ेंगे तो शायद ऐसे परिणाम, मिलकर लड़ें तो परिणाम अच्छे आ सकते हैं। फिर ये अलायंस हुआ और फिर बहुत सारी चीजें शुरू हुई। जब हमने पहले किया, लोग हमारा मजाक बना रहे थे, लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस ही 2 ही पार्टियां, तीसरी का कोई मतलब नहीं, अगर किसी का कोई विधायक जीतता है तो इधर ही आना है उसको। लेकिन ये जन भावनाएं कहिए या आपका प्यार, आशीर्वाद, या आपके अंदर जो एक मनोबल आपका कमजोर था कि भाई बीजेपी कांग्रेस से विकल्प है, 5 साल कांग्रेस बीजेपी से पिटे तो कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस से पिटे तो बीजेपी को वोट दोगे, उनको एक विकल्प मिल गया जो बेस वोट पे है, दलित और किसान जातियां। और क्योंकि मैंने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया, CN पर NRC में मुस्लिम भाइयों के सम्मान की रक्षा की, उनको अकेला नहीं छोड़ा, किसान भाइयों के आंदोलन में उनकी मदद की, पहलवान बहनों के आंदोलन में उनकी मदद की, गुजर समाज के अपने भाइयों का भी मान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने, उनकी रक्षा की, गोली तक खाई। हमेशा मैं लड़ाई लड़ता रहा और मैंने एक प्यार विश्वास जीता। और मेरा एक नेचर है कि मैं कभी भी स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं करता और कभी भी झुकाव पसंद नहीं करता हूं। जब भी अन्याय की बात है मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता हूं। इसलिए हर जाति धर्म के लोगों में, चाहे वो हमारी पार्टी में हो नहीं, एक प्यार विश्वास है, एक लगाव है मुझसे। और यहां भीम आर्मी के लोगों ने मेरी एक इशारे पे कई बार राजस्थान बंद करने का काम किया, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। मैं उनकी हिम्मत क्षमता को भी जानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लाखों लोग इकट्ठा हो जाएं, हम एक कानून नहीं बना सकते और कोई भी कानून लागू नहीं करा सकते। इसकी शक्ति जो है वो सदन में है।
अब चुनाव है, जब ये अलायंस बना बहुत सारे षड्यंत्र की उल्टी सीधी बातें कही गई, तमाम तरह की चीजें उन लोगों ने भी कही जो पहले से उनके साथ अलायंस की बात कर रहे थे, या जैसे हमने अलायंस का फाइनलाइजेशन किया तो वो भी यहां आ गए कि हमसे अलायंस कर लो, हमसे कर लो। ये सब कुछ यहाँ के लोगों के लिए नहीं, जो लोग इसको रोकना या इसके ऊपर आरोप, ये वो यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए नहीं कर रहे थे। उनका एक लाइन का मकसद है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूत ना हो, चंद्रशेखर आजाद के हाथ में ताकत ना जाए। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है उनका। आप मेरे नेचर को जानते हैं, आप मेरे घर को जानते हैं, आप मेरे संघर्ष को जानते हैं। 2018 में जब मैं आया सभी पार्टियों के ऑफर थे। मैं चाहता तो दल ना बना के एमपी एमएलए बनने के लिए किसी पार्टी में चला जाता, उनका झंडा उठा लेता। राजस्थान में भी मैं एमपी एमएलए का चुनाव लड़ नहीं रहा हूं व्यक्तिगत, लेकिन यहाँ का दर्द तो मेरा ही दर्द है ना। यहाँ मुझे परिवार से ज्यादा प्यार मिला, मेरे भाइयों द्वारा, मेरी बहनों द्वारा, माओ द्वारा। मेरे याद है ना, संविधान बच्चा यात्रा में हम जा रहे थे, वो गाड़ी के आगे खड़ी होगी महिलाएं, नहीं जाने नहीं देंगे, पहले हमसे मिलो, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके बीच गया, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। एक उम्मीद उनकी आंखों में दिखाई दी कि भाई वो भरोसा करते हैं। राजनीति में आदमी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करता और बहुत जल्दी भरोसा तोड़ता नहीं। जब भरोसा कर लेता तो आदमी के 100 बुराई भी उसकी भूल जाता है, और जब भरोसा नहीं करता उसकी छोटी छोटी बातों पे जानकारी हासिल करता है क्या है। आज हमारा मुकाबला किससे है? यहाँ एक पार्टी है जो कांग्रेस है, वो जो रूलिंग पार्टी है, वो 100 साल से पुरानी पार्टी है, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी है जिनका संगठन आरएसएस, वो भी लगभग 100 साल के करीब होने वाला है। और हम लोग कितने पुराने हैं? 3 साल पुराने राजनीतिक रूप से। कोई कहता है आप किसी कमजोर कर रहे हो। मैंने किसी कमजोर नहीं किया। 2018 में आपने कितनी ताकत यहां बनाई आप बेहतर जानते हैं। जो लोग इस बात कहते हैं 2022 में आपने यूपी में कितनी ताकत बनाई आप बेहतर जानते हैं। मेरी लड़ाई आपसे है ही नहीं। मुझे तो पता आज नहीं तो कल आपके जो साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको मेरे साथ आना ही आना है, क्योंकि मैं पिछले आंदोलन में जो गलतियां उनसे सीख लेके आगे बढ़ रहा हूं। मैं विश्वास से कहता हूं बहुत जल्द उनको मेरे साथ आना, आशीर्वाद देने, सहयोग करने, और अगर सच में महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, मैं कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता। वो अलग बात है कि राजनीतिक विरोध कांड वो हमेशा मेरे खिलाफ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी कहते हैं ये बेकार का संगठन, कभी कहते हैं फलाने से प्रभावित है, और फिर इनका व्यक्ति को इनके दल में जाता है एकदम ले भी लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष थे तिजारा में, वो चले गए, उनको तत्काल ले लिया, टिकट भी दे दिया। उससे पहले वो भीम आर्मी के थे तो वो विरोधी दलों के होते, इनके दल में चले गए। तो जैसे सर्टिफिकेट है ना, आप सेकुलर हो या नहीं, अगर आप कांग्रेस के मेंबर नहीं तो आप सेकुलर नहीं हो, आप भाजपा के मेंबर नहीं तो आप हिंदू नहीं हो। जो भाजपा में वही हिंदू, बाकी सब धर्म विरोधी है। और जो बीएसपी में नहीं है, बहुजन समाज का ईमानदार से काम नहीं कर सकता है, उनका ये मानना है। ये जो सर्टिफिकेट वाली चीजें है ना, ये सर्टिफिकेट वाली चीज चल ही नहीं सकती। ह्यूमन नेचर है, मनुष्य कभी, बुद्ध कहते हैं ना, जिंदा व्यक्ति कभी बदल सकता है। प्रमाण आपके सामने है, परिणाम आप देख लेना। पिछला आंदोलन बहुजन से सर्वजन हो गया, ये प्रमाण है। वही कांग्रेस जब जिसने दलित पिछड़ों की बात नहीं की, उनके नेता आज कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जबकि उन पर मौका था, उन्होंने करा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के जीवित रहते हुए, आरएसएस के लोगों ने उनकी अर्थी निकाली, आज बाबा साहब की पोस्टर लगा रहे हैं, आज को उनकी जयंती मना रहे हैं। अपने अपने राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखते पार्टी अपने अपने काम करती रही, लेकिन अब उन लोगों से मुकाबला, उनके पास धन बल है, बाहुबल है, मीडिया उनके पास है, वो लंबे समय से राजनीति करते हैं, खूब षड्यंत्र भी कर रहे हैं जितने कर सकते हैं। अब आप ये सोचो, हमारी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां यहां हुई, कितनी रैलियां दिखाई उन्होंने टीवी पे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है देश का। बायतू की रैली कितनी बड़ी थी, कोलायत की, लोहावट की, विराटनगर की, बानसूर की,
महुआ की, दौसा की, परबतसर की, भोपालगढ़ की कितनी बड़ी बड़ी रैलियां थी, एक भी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई भाई? अब आप ये भी समझो, जो हमारे साथी थोड़ा सा परेशान होते हैं उनको भी बताता हूं। मोदी जी के पास अपने साधन है, हेलीकॉप्टर है, बड़े बड़े साधन है, वो चाहे तो एक दिन में 4 सभा कर सकते हैं। कांग्रेस के पास भी है, बीएसपी के पास भी है, और दलों के पास भी है। अब हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि बहुत बड़ा, अगर हम साधन नहीं जुटाएंगे, हमें एक रैली से दूसरी रैली में जाने में 1 दिन का समय लगेगा। अब आप सोचो कैसा इसको जैसे मान्यवर काशीराम कहते हुए, लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये धनतंत्र है, पैसे के आधार पे। इसका उदाहरण समझो भाई, समय तो वही है, इतने दिन का प्रचार का। 23 तारीख को 5 बजे प्रचार बंद हो गया, मेरे लिए भी उसमें बंद हो गया, लेकिन उनके पास साधन है, वो तो जा सकते हैं। मेरे लिए कोई 2 महीने का टाइम थोड़ा दे रहे कि भाई आपकी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी साधन नहीं, तो आप 2 महीने और प्रचार कर लो, आपका वोट 2 महीने बाद पड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है, वोट तो उसी दिन पड़ेगा हर विधानसभा में, इस दिन और पार्टी को पड़ेगा। लेकिन मेरे पास क्या है उस तरह के साधन? ये तो धन्यवाद हो भाई हनुमान जी बेनीवाल का कि उनका समाज बड़ा सक्षम है, उन्होंने उनको थोड़े साधन दिए, उस आदमी ने प्रयास किया तो हम ज्यादा लोग सभाएं कर पाए। मीडिया हमारी बुराई तो दिखा सकता है, अच्छा ही नहीं दिखाएगा, कमियां ढूंढता रहेगा, कोई कमी मिल जाए। आप सोचो नए लोगों के लिए राजनीति करना कितना मुश्किल है, हर तरफ से। जब तक ये नया अलायंस था तब तक तो वो हमें इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जैसे ये अलायंस ताकतवर होने लगा, और एक सबसे बड़ा ये हुआ कि एक दिल्ली के एक पत्रकार ने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी बड़ा कर रही है इस बार राजस्थान। बहुत सारी साजिशें शुरू हो गई उसी दिन, जिस दिन ये हुआ। उन पत्रकार के वो वीडियो डालते ही कि मेरी बात लिख के रख लो, 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे, आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, बड़ा कर रही है। उसी दिन से भाजपा कांग्रेस को बेचैनी पैदा होगी, और उन्होंने एक सांपनाथ एक नागनाथ, दोनों को ऐसा लगा कि किस तरह से आजाद समाज पार्टी को, आरएलपी गठबंधन को कमजोर करो, रोको, और तमाम षड्यंत्र हुए। अब आप सोचो, बीजेपी के लोग करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। कांग्रेस के लोग करोड़ों करोड़ रुपए घोटाला करते हैं, जांच चल रही है बहुत सारे लोगों को। बीजेपी वाले करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले को ज्वाइन करा लेते हैं महाराष्ट्र में, जिसको कल एक दिन पहले 40,000 करोड़ 62,000 करोड़ घोटाले वाला कह रहे थे, और ज्वाइन करा लेते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, कोई सवाल नहीं करता। और हमारे लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं, आपकी मेहनत का करोड़ों रुपया जो है वो प्रचार में खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग गुमराह जल्दी हो जाते हैं। राज नहीं किया ना अब तक, राज का पता नहीं है ना, राज कैसे होता है। राज जो लोग इतने लंबे समय से राज कर रहे हैं वो छोड़ेंगे कितनी आसान से कुर्सियां? आपके गांव में अगर कोई सरपंच हो और आप सरपंच का चुनाव लड़ो, वो छोड़ देगा कि आपके लिए कुर्सी? आओ भाई बैठ जाओ, आप अच्छे आदमी हो, आप काम कर लो, अपने लोगों का भला कर लो। क्यों छोड़ेगा? वो तो कोशिश करेगा कि आपको किस तरह कमजोर किया जाए। तो ये करोड़ों करोड़ रुपए घोटाला करने वाली पार्टियां, और मैं किसी के लिए बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहन जी के खुद के भाई पे 400 करोड़ रुपए उनका बरामद हुआ और अखबार में खूब जगह छपी। आदमी अपने परिवार के सगे भाई की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। यहां एक हॉट सीट है तिजारा, वहां यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ और यहां बाबा बालकनाथ है, वो वहां लड़ रहे हैं। वहां हमारे प्रत्याशी उद्यमी पोसवाल, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दूसरे एक और साथी, और वहां हमारा प्रत्याशी उनको टक्कर दे रहा है। वो उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। खूब प्रयास किए उसको कमजोर करने के, खूब साजिशें की। वहां बीएसपी के भी प्रत्याशी थे, उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया। हमारा प्रत्याशी, उसके ऊपर मुसीबत आ रही है, उसकी 2-3 जो उसकी कंपनियां थी उनको बंद करवा दिया, बहुत सारी चीजें उसके खिलाफ की गई, लेकिन वो लड़ रहा है, हिम्मत से लड़ रहा है। और
पूरे राजस्थान में जाहिर हो गया कि चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी, हमारे लीडरों की मेहनत कामयाब हो रही है। हम बानसूर, तिजारा, विराटनगर, मुंडावर, थानागाजी, भरतपुर नगर, दौसा, महुआ, गंगापुर सिटी, जैतारण जीत रहे हैं। अब इनको लगा कि अगर ये खड़ा हो गया अपने पैरों पे तो ये तो पूरे देश के बहुजन समाज को इकट्ठा कर लेगा, तो इसको रोको। और रोकने के जिसकी बुराई, जिसको रोकने का कोई रास्ता नहीं, उसकी बुराई की जा सकती है, इसके अलावा कोई तरीका उनके पास नहीं। मैं अकेला इससे थोड़ा, जब बाबा साहब अम्बेडकर क्यों बनाए? अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी, आप बताओ ना, वहां तब भी तो कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिम लीग भी थी, तब अकाली दल भी था। बाबा साहब ने क्यों बनाई? वो इन पार्टियों के मेंबर क्यों नहीं बने? क्योंकि वो जानते जिसके पास राजनीतिक शक्ति होगी वही कानून बना सकता है, इसलिए वो चाहते थे राजनीतिक शक्ति उनके हाथ में आए। 3 पार्टियां बनाई उन्होंने। मान्यवर काशीराम साहब भी तो किसी और पार्टी में जाके काम कर सकते थे, जब आरपीआई के लोगों ने मौका, उन्होंने अपनी पार्टी क्यों बनाई? और हमने अपनी पार्टी इसलिए बनाई कि उनका रुका हुआ काम, उनका अधूरा कारवा हम लोग पूरा कर सके। यहां कई बार बहुजन समाज पार्टी के एमएलए जीते और अगले दिन वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस का काम करने, वोट हमारे लोगों से ली, हमारे लोगों ने उनके लिए लाठियां खाई, मुसीबतें झेली, संघर्ष किया, कि अपना जेब से पैसा खर्च करके एक वोट तैयार किया, और वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। बहुत सोच समझ के हमारे सहयोगी जो गठबंधन के, उनके साथ बैठ के हमने एक प्रत्याशी का चयन किया। हमारे नेताओं ने बहुत एनर्जी लगाई और हमने विनिंग सीटें वो की। और आज आरएलपी एसपी गठबंधन राजस्थान में इतनी ताकत में, हैसियत में है कि कोई इसको इग्नोर नहीं कर पा रहा है। भाजपा कांग्रेस भी हमारे मुकाबले रैली नहीं कर पा रही है, और किसी पार्टी की तो बात क्या करें। तो एक नेचुरल लाइन था, जैसे मैंने कहा, सर छोटू राम, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच का एक नेचुरल लाइन था अपने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके गिरे मनोबल को। भाई हमारे लोग तो वोट देके कांग्रेस भाजपा को बनाते हैं, जब वो उनका एमएलए जिता सकते हैं तो अपना भी तो जिता सकते हैं। और देखो, वो लोग इस बात को जानते हैं, वो कहते हैं भाई इनका छोड़ो, आप हमारा जिताओ ना, आप हमें वोट करो, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि अगर हमारे दल से जो जीतेगा व्यक्ति, उसके ऊपर हमारा जोर होगा, वो हमारे हिसाब से काम करे। इसका उदाहरण, इतना अन्याय राजस्थान के लोगों पर, कभी एक शब्द नहीं बोल पाया कोई उनका नेता, चाहे वो मंत्री रहा हो कैबिनेट का, चाहे विधायक रहा हो, एक शब्द नहीं बोल पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उनके नेता नाराज हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं अगर इनका कोई आदमी आगे बढ़े तो उसके कंधे पे भी हमारा हाथ, जैसे पतंग बहुत ऊंची भी उड़ जाए लेकिन डोर मालिक के हाथ में होती है, जब चाहे नीचे कर दे, जब चाहे ऊपर उड़ा दे, चाहे ढील दे दे, चाहे खींच ले। इसलिए वो हमारी स्वतंत्र ताकत नहीं बनने देना चाहते। इस बार आप पे राजस्थान में स्वतंत्र ताकत बन रही है, आपकी हैसियत बन रही है, आपकी हिम्मत बन रही है, और ये राजस्थान पूरे देश को संदेश देगा। और जो अपमान तमाम पार्टियों ने मेरा बार बार किया, बीमार में आजाद समाज पार्टी को नो से किया, कुछ नहीं कर पाए, पता तमाम तरह की बातें करके, आज वो परिणाम की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। मैं इन षड्यंत्रों से डरता नहीं हूं, मैं पहला व्यक्ति नहीं जिसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। जब भी कोई गरीब का बेटा उठ कर खड़ा होने का प्रयास करे, उसके खिलाफ षड्यंत्र होंगे। मैं षड्यंत्रों में नहीं घुसना चाहता, होने तो षड्यंत्र, क्या फर्क पड़ता है। मेरे लोग समझदार है, उनको नहीं पता इस देश को लूट के कौन खा रहा है, इस देश के साधन संसाधन किसका कब्जा है, बड़े बड़े मॉल फैक्ट्रियां किसकी हैं, बड़े बड़े बिजनेस किसके हैं, क्या हमारे लोग नहीं जानते हैं? उनको सब पता है। कोई किसी के मन में चल रहा है भाई हेलीकॉप्टर कहां से आ गया, हेलीकॉप्टर आपके यहाँ नागौर के जो सांसद हैं उन्होंने अरेंज किया, जाओ उनसे जाके पूछ लो कहां से हेलीकॉप्टर। ये सब षड्यंत्र सिर्फ इसलिए हैं कि भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी लोग अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए। और आप ये जानते हैं, आप महसूस करो कि भीम आर्मी ने दिया क्या है। भीम आर्मी ने दिया है कि आज बहुजन समाज का भीम आर्मी जुड़ा नौजवान डीएम एसएसपी से जाके आंख से आंख मिला के बात करता है, थानेदार से, सीओ से आंख से आंख मिला के बात करता है, एसडीएम से, और सवाल करता है। और जिन घटनाओं को गांव में दबा दिया जाता, आज वो जाके उन घटनाओं पे
न्याय के लिए लड़ता है। जिन लोगों को लगता था कोई इनके खिलाफ बोल नहीं पाएगा, आज उनको लगता है उनके खिलाफ लोग मुखर हो रहे हैं। ये दिया है भीम आर्मी ने। हमने जनरल सीट पे, मैंने और हनुमान जी बेनीवाल जी ने, दोनों ने जनरल सीट पे अपने मेघवाल, बैरवा, बावरी, रैगर, जाटव, तमाम समाज के जो वंचित वर्ग की जातियां, प्रजापति, सबको टिकट दिए। ज्यादा टिकट हमने उन नौजवानों को दिए जो संघर्ष कर रहे हैं कि आओ भाई लड़ो, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, क्योंकि सब कुछ धन पे आधारित है। और इसी साधनों से हमने उन गरीब भाइयों का भी प्रचार किया जो बेचारे साधन विहीन है, कि वो भी आगे बढ़े। यही विरोधी दलों को, जिनके आज अब तक हमारे लोग धोख लगाते थे, अब तक हमारे लोग जिनके दरवाजों की आज उनके यहाँ टिकट लेने वाले बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसलिए सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों। कभी कभी अभी तो मैं सोच रहा था कि इसमें एक ही दल के लोग, इस षड्यंत्रों में बहुत सारे दल के लोग वो भी हैं जिनके जो अपने 20-20 एमएलए नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश में आपने वोट किया भाजपा से बचने के लिए कांग्रेस को, और वो अपने 20 एमएलए को, वो अपने एमएलए को नहीं रोक पाए, वो चले गए। वो भी लोग शामिल हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों। ये सब चीजें आपके खिलाफ होती रहेंगी, इनसे घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं। इस बार आप पे मौका है राजस्थान में अपनी ताकत बनाने का। मैं अपने देश भर के साथियों से कहूंगा, जिन्होंने मेहनत की है, ना आंधी देखा, ना तूफान, ना दिन, ना रात, न परिवार की चिंता की, न साधन की चिंता की, भूखे प्यासे लड़ते रहे। मैं उन सबसे कहूंगा कि जितने भी रिश्तेदार आपके राजस्थान में रहते हैं, उनसे सबसे अपील करें, कहिए कि वो आजाद समाज पार्टी काशीराम और आरएलपी गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करें। जहां बोतल का निशान है वहां बोतल को वोट करें, और जहां केतली का निशान है वहां केतली को वोट करें। आपकी एक एक फोन की मदद, जो इस प्रदेश से बाहर के, उनके एक एक फोन की मदद आजाद समाज पार्टी को यहां बल देगी। तो वो फोन करें, लोगों से अपील करें कि वो आजाद समाज पार्टी काशीराम को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दे। अब तक आपने मुझे सड़कों पर लड़ते देखा, एक बार मुझे राजनीतिक ताकत हो, जिससे कि राजनीतिक ताकत के जरिए राजस्थान में नौजवानों के हितों में, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करते हुए, और जो अन्याय यहां हुआ उस अन्याय को खत्म करने का काम हम लोग कर सकें। किसानों के लिए नई योजनाएं, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, तमाम तरह के वो प्रयास जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली आए, अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान की रक्षा, वो सारी लड़ाई लड़ सके जिसकी राजस्थान को जरूरत है। और मैं तो पहली बार आया हूं 70 साल से, तो यहां आप दूसरों को वोट दे रहे हो, और देखो आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ। मैं कहानी आपको सुनाता हूं, आजकल की राजनीति ने गारंटी को उन पे आपको सुना रहा हूं। एक बार भेड़ों की एक मीटिंग में शेर ने ऐलान किया कि भेड़ों को मैं जो है ऊन के कंबल दूंगा। जैसे अभी भाजपा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ना, 25 लाख का ये दूंगा, 20 लाख का ये दूंगा, गैस सिलेंडर के करूंगा। तो भेड़ों का एक समूह, भेड़ जैसी होती है ना, उनके एक समूह को संबोधित किया शेर ने और कहा कि मैं आपको ऊन का कंबल दूंगा। भेड़ बड़ी खुशी, खूब ताली बजाई भेड़ ने, भाई बहुत बढ़िया बात, हमें तो सर्दियों में ऊन कंबल मिलेंगे। ये बात मेरे जैसे व्यक्ति ने भी सुनी। उन्होंने सभी उन भेड़ों को कहा कि भाई आप इस बार किसे समर्थन दे रहे हो? तो उन्होंने कहा हम शेर को। बोले क्यों? बोले वो हमें उनके कंबल देगा, तो लेकिन सर्दी आ रही है, हमें उनके कंबल मिलेंगे। तो मेरे जैसे व्यक्ति ने उनको बताया कि भाई ऊन का कंबल आएगा कहां से? जब आपकी खाल उतरेगी तभी तो कंबल बनेगा। तो ये जो आज की पार्टियां टैक्स का पैसा लेके और कहती हैं कि अब ये देंगे वो देंगे, ये क्या देंगी? इनकी सारी घोषणाएं मैं आपको देने का काम कर सकता हूं।
जितनी उन्होंने की वो सब सुख सुविधाएं, उनके सारे संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, सब कुछ आपके लिए करने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला SC ST OBC के लिए, किसानों को MSP गारंटी हो, 10,000 बच्चों को विदेश पढ़ने का इशू हो पूरे प्रदेश भर के। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है यहाँ राजस्थान का। उस पैसे को, अभी तक वो पैसा पूंजीपतियों के लिए लग रहा था, उनको और मजबूत करने, अब वो पैसा गरीबों के लिए लगे इस बार। इसलिए आपको वोट करना है RLP SP पार्टी को, उनको गठबंधन को। और क्योंकि दोनों पार्टियों के आप सारे सर्वे देख लो, 80-90, 80 से 90 के बीच, 80-90 दोनों पार्टियां, और खुद से यहां के सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि जो तीसरा मोर्चा है उसे 16 से लेके 30 सीटों के बीच आ रही है। माननीय काशीराम साहब कहते सत्ता सरकार मजबूत नहीं मजबूर होनी चाहिए, जो उसकी कुर्सी के पावे हमारे पास साथ में हो। अगर वो हमारी बात को ना सुने, तानाशाही करें, हमारे खिलाफ जाकर काम करें, हमारे लोग खिलाफ, तो उनकी कुर्सी के पावे खींचकर उनको गिरा सके। इस बार यहां सत्ता की चाबी आपके हाथ में आ रही है, आपके जरिए सरकार बनेगी। अब तक हम हमारे लोग इनको बनाते हैं, इस बार हम अपने गठबंधन के साथी भाई हनुमान जी बेनीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और फिर आपके जीवन में के जो जितने भी अंधियारे हैं उनको दूर करने का काम करें। और जितना अन्याय पूरे राजस्थान में अब तक हुआ है, एक एक कॉपी निकलवा के, हर घटना की दोबारा जांच करा के, चाहे उसमें अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित, चाहे कोई गुंडा बदमाश या कोई सरकारी आदमी या कोई नेता, सब पे कार्रवाई करेंगे। नौजवानों को रोजगार देंगे, सारा बैकलॉग भरेंगे, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री लगा लगा के बहन बेटियों को सम्मान रक्षा करते वहां रोजगार देंगे। किसी बहन बेटी की तरफ आंख नहीं उठेगी, किसी का अपमान नहीं होगा, किसी का रेप हत्या बलात्कार नहीं होगा, उनके सपने नहीं कुचले जाएंगे गरीबी के कारण। हर चीज पे काम करेंगे, लेकिन उस अवसर की तलाश के लिए हम लोग राजस्थान में काम कर रहे हैं। बहुत तरह से आपको किया, अब कुछ नहीं रास्ता बचेगा। आज और कल खूब पैसे बटेंगे कि मेरी एक एक वोट को कमजोर तोड़ा जाए। मेरे पास आपके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपसे बस यही अपील करूंगा, मैंने कभी दिन ना रात 16 महीने जेल काटी, कभी कोई शिकायत नहीं की। 2 बार दिल्ली में NPR NRC पे लाठियां खाई, पैरों के नखून खींच लिए, 250 लाठियां मारी। मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। तिहाड़ रह के आया मैं। इनकी जब CBI इनकम टैक्स से नहीं डरा कि मेरे पास कुछ है नहीं, जब मैं इनके झूठे मुकदमे जेल से नहीं डरा, तो इन्होंने मेरे ऊपर गोली चलवा दी। 4 गोली चली, फिर भी मैं बच गया। मैं इनकी राह में कांटा हूं। आप कांग्रेस को वोट दोगे, साहब कहते थे अगर हमारे लोग पंजे को वोट देंगे तो पंजे वाले ताकतवर होंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। फूल को वोट देंगे तो फूल वाले ताकतवर होंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। आप मुझसे ये तो कहते हो कि भाई हमारे जीवन में समस्या है, लेकिन उनको खत्म करने के लिए जिस ताकत की जरूरत है वोट की, अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं ताकतवर कैसे हूं? अगर आप चूक जाते हो किसी पैसे में, किसी प्रभाव में, किसी भी चीज में, अगर आप अपनी वोट को कमजोर कर देते हो, बिखराव कर देते हो, उसका खामियाजा आपको अगले 5 साल भुगतना पड़ेगा। जो अन्याय जुल्म जाती होगी उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप होंगे, अगर अपनी वोट का फैसला आपने RLP SP गठबंधन के पक्ष में नहीं लिया। कुछ साथी इसलिए नाराज बैठे होंगे, भाई मेरे प्रदेश, मेरी विधानसभा में नहीं आए, हमारे प्रोग्राम नहीं किया, मुझे फोन पे बात नहीं की, प्रत्याशी मेरे घर नहीं आया। प्रत्याशी को छोड़ दो ना, बस चंद्रशेखर आजाद को याद रखो, हनुमान बेनीवाल को याद रखो कि आपका कोई अपना है जो अपनी जान की बाजी लगा के आपके लिए लड़ रहा है। जो कोई कुछ कह रहा है सुन लो ना, सबकी सुन लो, जो तुम्हारे घर आ रहा है उसकी भी सुन लो, सबका सम्मान करो। बस वोट की ताकत आजाद समाज पार्टी RLP अलायंस को दे दो। जहां बोतल का निशान मिले बोतल को वोट दो, और जहां केतली का निशान मिले केतली वोट देके इतने हाथ मजबूत कर दो कि इस बार राजस्थान में जो जुल्म जाते हैं, अत्याचार आप सदियों से सहते आ रहे हैं, कई दशकों से उसकी जड़ में काट सको। यहां मेरी अकेले की वोट में भी इतनी ताकत है, और आपने अगर उचित फैसला लिया तो एक नए
युग की शुरुआत राजस्थान से होने जा रही है। अगर आप किसी की बातों में आगे सोचने लगे, इधर उधर देखने लगे, किसी सुविधा के चक्कर में पड़े, किसी प्रलोभन के चक्कर में, तो बात कमजोर पड़ जाएगी। जैसा मैंने कहा, कितनी रैली, कितने इंटरव्यू इन्होंने मेरे दिखाए, आपने देखा, इतनी बड़ी बड़ी रैली हो गई। और मैं किन से लड़ रहा हूं? खूब धन वाली पार्टियां, खूब साधन वाली पार्टियां। मैं किन के भरोसे लड़ रहा हूं? आपके। कोई 1 रुपए का आरोप साबित कर दे तो चंद्रशेखर आजाद घर बैठ जाएगा। बहुत ऑफर थे जब मैं जेल से आया, करोड़ों रुपए के, आओ हमारी पार्टी के मेंबर बनो, विधायक बनो, एमपी बनो। मैं चाहता आराम से मेरे परिवार का जीवन सुख सुविधा से हो जाता, ना अपमान सहना पड़ता। इस काम में तो बहुत अपमान है, रोज झूठे आरोप, तमाम तरह चीजें, सब कुछ सहना पड़ता है, लाठियां भी खानी पड़ी, जेल भी। कोई है ऐसा जो आपके लिए जेल, तमाम तरह की मुसीबतें सहना चाहता? क्योंकि दिल में आग लगी है कुछ करके दिखाने की। और आप जब बहन बेटियों से मिलता हूं ना, उनके फटे हुए कपड़े देखता हूं, अपने टूटे हुए घर, चूते हुए मकान, सुविधाहीन उनके हालात देखता हूं, वो जो आग है वो चैन से सोने नहीं देती। आप पूछना मेरे साथियों से कि पिछले 9 दिन में मैं 9 घंटे भी सो पाया क्या? अब पूछना, आपको एहसास होगा, किसी से पूछ के देखना। जब हेलीकॉप्टर का काम रुक जाता है, वो उड़ता नहीं 5 बार, तो बाई रोड जाके करता हूं। किसी को वीडियो कॉल के माध्यम से कर, किसी ऑडियो कॉल के माध्यम में, गला भी बैठ गया। अब आप प्रदेश के जितने हमारे साथी हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, किसी के चक्कर मत पड़ो। आरएलपी एसपी को वोट देकर उसको ताकतवर बनाओ और मेरे संदेश को हमारे लोगों तक पहुंचाओ, माओ तक, बहनों तक। अपने बूथों को मजबूत करो, अपने बूथों की जिम्मेदारियां संभालो और जम के वोट करो। अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाओ। जो बाहर यहां से दूर है उसको बुलाओ, उसको बताओ वोट बहुत जरूरी है, देनी अपने भाई की ताकत बनाने के लिए। जैसा प्यार आपने मुझे रैलियों में दिया, बस अब वो वोट की ताकत से भी उसको आगे बढ़ाओ। आरएलपी एसपी का जहां भी उम्मीदवार हो, उनको जिताने का काम करो, वहां किसी और पार्टी के बारे में मत सोचो। और इनको जो धन्ना सेठों की पार्टी है, ताकत, उनको भी जवाब दो। जब मैं नहीं था, जब आप पे, और राजस्थान के लोगों से भी कह रहा, जब आप पे विकल्प नहीं था, आपको भाजपा कांग्रेस देना, अब तो विकल्प है ना, विकल्प को वोट दो, फिर देखो कैसे बदलाव होता है। मुझे ओम प्रकाश रेगर को न्याय दिलाना है। जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, तोला गुजर को, कोजाराम मेघवाल को, पूर्ण रेगर को, ओम प्रकाश जाट को, पुष्कर नागर को, सबको न्याय दिलवाना है। अगर राजनीतिक शक्ति नहीं हुई तो वो काम देरी की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवान भाइयों से, बहनों से, माओ से अपील करूंगा, बुजुर्गों से, कि वो किसी की बातों में ना आए, आरएलपी एसपी गठबंधन को वोट करें और एक बार मुझे आपकी सेवा करने का मौका दें। जो इस लड़ाई को लड़ने के और हमारे जो हौसले वो मजबूत हो जाए। वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी होती है, काशीराम साहब बता के गए थे। उस बात को याद करते हुए जब आप कल वोट डालने जाएं तो आरएलपी एसपी गठबंधन को बोतल और केतली चुनाव निशान पर वोट करें और एक फैसला अपनी आजादी की तरफ लें, अपने बच्चों के भविष्य की तरफ लें, अपने वर्तमान को बेहतर करें, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और भाजपा कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दें। आप संविधान पे खतरे की बात करते हैं, ये कांग्रेस और तमाम दल यही है, उन सब के होते खतरा आया। मैं तो राजनीतिक रूप से इतना ताकतवर नहीं बनाया अभी आपने, लेकिन इस बार मैं राजस्थान के अपने कमजोर वर्गों के भाइयों के लिए, किसान नौजवानों के लिए वोट मांग रहा हूं। इसलिए आपसे अपील करता हूं कि आप आरएलपी एसपी गठबंधन को वोट करें और उस लड़ाई को लड़ने। ये गठबंधन लंबा चलेगा, अभी हमारी तरफ से आप बेफिक्र रहें, लंबा चलेगा
और इससे ऐतिहासिक परिवर्तन होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब और छोटू राम का जो सपना था वो पूरा होगा, हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों का सपना। और कुछ मुझे नहीं लगता। आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस है, उनको भी नमन करता हूं। चुनाव के बीच में मेरे परिवार में दो तकलीफ हुई, एक तकलीफ एक खुशी। कल मेरे सगे चाचा के बेटे की शादी थी, मैं नहीं गया। परसों मेरे बहनोई के छोटे भाई मेरे साथ थी, मेरे परिवार के सदस्य की जान चली गई, 34 साल के थे, मैं नहीं गया, मैं राजस्थान में डटा रहा। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता होगा, लेकिन जब आपके स्वाभिमान सम्मान और आपके हितों की रक्षा की बात आती है, मैं कभी सोचता नहीं हूं। आपसे भी उम्मीद करूंगा कि इस बार आप मेरा साथ देके मेरे हाथों को मजबूत करेंगे। और बहुत कुछ मेरे पास कहने के लिए नहीं, उम्मीद है 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है, इस बार राजस्थान मुझे जन्मदिन का तोहफा जरूर देगा और मुझे इस लड़ाई को लड़ने का अवसर देगा। आपने सभी नेता को आजमा लिया, हर बार ठगे जाते हो। वोट में पहली बार राजस्थान से मांग रहा हूं, वो भी इसलिए कि आपके जीवन में एक नया उजाला आ सके, आपको ताकत मिल सके, आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा हो सके, जो जुर्म जाति आपके साथ होती है, जाति के नाम पे जो उत्पीड़न होता है वो बंद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मेरे नौजवान साथी ऐसे लड़ेंगे, इतनी मेहनत करेंगे जिस तरह से देश के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए की थी। वो खुद से आगे बढ़ के मेहनत करके एक एक बूथ को मजबूत करके आपसी मन मुटाव को छोड़ के आजाद समाज पार्टी, काशीराम और आरएलपी को वोट देकर उसको ताकत देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं।